Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis that we have been doing from the last week of June. The session caters to the demands of people who are preparing for the CLAT, CUT and IP MAT entrance examinations. Chalo, without wasting any time, let us talk about the first news. So the US official calls conflict in Ukraine Modi's war. Now let us understand the situation. Now, so there is this some official of the US Treasury Department who has said that the war that is happening between Russia and Ukraine, so there is an ongoing war. तो थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं. देखो, वर्ल्ड वॉर 2 होगा. वर्ल्ड वॉर 2 में एक साइड पे था ब्रिटेन, फ्रांस और इनके साथ में था यूएसएसआर एंड यूएसए. नाउ दीज फोर्सेस वर फाइटिंग अगेंस्ट द जापानीज, द जर्मन्स एंड द इटालियंस. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, बट इवेंचुअली दीज पीपल वॉन, राइट. नाउ सिंस द वॉर टुक प्लेस इन यूरोप, तो ब्रिटेन और फ्रांस तो ऑलरेडी खस्ता हाल हो जाएंगे क्योंकि वॉर ही यूरोप में हो रहा है. तो टू पावर्स विल इमर्ज, one being USA that will focus upon capitalism and the other being USSR that will focus upon communism. इसी आइडियोलॉजिकल वॉर को बोलते हैं हम कोल्ड वॉर, जहाँ पे बोथ ऑफ दीज वर ट्राइंग टू शो देयर सुप्रीमेसी अगेंस्ट द अदर. डिफेंस में भी ये दिखा रहे थे कि विच वन वॉज बेटर, हु वॉज बेटर. इवन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राइट, स्पेस में भी ये काम कर रहे थे. दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स, इवन योर न्यू वेपन्स विच वुड कम अंडर डिफेंस. तो कोल्ड वॉर होता है एंड इवेंचुअली यूएस विंस. नाउ व्हेन यूएस विंस 1991 में यूएसएसआर गेट्स डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 स्मॉलर कंट्रीज. यूएसएसआर एक बड़ा सा हिस्सा था जो 15 कंट्रीज में टूटेगा इवेंचुअली बिकॉज यूएस वॉन. इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा कहलाया रशिया. तो रशिया हैज़ द ओरिजिनल लेगेसी ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर की ओरिजिनल लेगेसी किसी को पास हुई है तो रशिया के पास हुई है. एज दिस इज व्हाट रशिया क्लेम्स कि सबसे बड़ा हिस्सा रशिया गया. अब ये मान के चलो, सो लेट्स से दिस वाज रशिया बैक देन, है ना. ये रशिया का साइबेरिया वाला इलाका, इधर कोई जाता नहीं, और इधर मॉस्को वगैरह है. अब रशिया बहुत बड़ा था. इवेंचुअली यहाँ का लेट्स से दिस पार्ट ऑफ रशिया गॉट ब्रोकन डाउन इनटू 15 पीसेस. तो 15 छोटे छोटे कंट्रीज बन गए. कंट्रीज लाइक बेलारूस, कंट्रीज लाइक यूक्रेन, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज वर वंस अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर. तो मान लो यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ पे यूक्रेन है. यूक्रेन कभी तो रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर का पार्ट था. येस और नो? येस, कभी तो था. तो यूक्रेन का ये जो वाला जो पॉपुलेशन है ना, ये रशियन लैंग्वेज बोलता है एंड यूक्रेनियंस हैव डिफरेंट लैंग्वेज. वो अपनी यूक्रेनियन बोलते हैं. तो यहाँ के यूक्रेन के कुछ पार्ट्स रशिया बोलता है हमारे यहाँ. और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? जैसे एक है तुम्हारा डोनेट्स्क, ये शहर का नाम है, और दूसरा है लुहांस्क. ये दोनों शहर कहाँ पे हैं? बोथ ऑफ दी सिटीज आर इन यूक्रेन, विच रशिया सेज ये हमारे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन रशियन लैंग्वेज बोलती है. बट 91 में उधर चले गए. दूसरा, यूक्रेन वांटेड टू ज्वाइन नेटो. नेटो क्या है? नेटो एक यूएस लेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अराउंड 32 कंट्रीज हैं एंड इट हैज़ हेडक्वार्टर्स इन ब्रसल्स, बेल्जियम. नाउ नेटो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल. अगर 32 में किसी भी कंट्री को अटैक करोगे तो 32 के 32 लड़ेंगे. नाउ यूक्रेन वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो, और यूएस इनिशियली बोल भी रहा था कि आ जाओ. अब यहाँ पे रशिया डर जाएगा क्योंकि रशिया को पता है इनिशियली लड़ाई किसकी थी, यूएस एंड यूएसएसआर की. और यूएसएसआर के ओरिजिनल लेगेसी रशिया मानता है उसको मिली है. तो अगर तुम रशिया, ये मान लो रशिया है, अब रशिया के पास में यूक्रेन में अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे नेटो की फोर्सेज आ जाएंगी. और रशिया कभी भी यूक्रेन पे अटैक करेगा तो नेटो का पार्ट होने की वजह से 32 कंट्रीज लड़ने आएंगी. अब इसमें 32 में बहुत सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन भी है. यूएस के पास तो है ही, यूएस हैज़ इट, यूके हैज़ इट, फ्रांस हैज़ इट, है ना. तो अब रशिया अपने जस्ट बाजू में ऑब्वियसली कोई न्यूक्लियर इनेबल्ड स्टेट तो नहीं चाहता जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, क्योंकि अगर न्यूक्लियर इनेबल्ड स्टेट होगा तो देयर वुड बी डेटरेंस. अब इंडिया और पाकिस्तान वॉर हमें पता है फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगा क्योंकि बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स. अब ये केस रशिया और यूक्रेन पे नहीं बैठता बिकॉज यूक्रेन डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स वाइल रशिया हैज़ देम. तो ये पूरा इशू है. अब इसी इशू पे यूएस के एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ने बोला है कि दिस वॉर, द वॉर दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, ये पूरा जो वॉर हमने अभी समझा जो कि 2022 से चल रहा है, तो यूएस ऑफिशियली अब ये बोल रहा है कि दिस वॉर इज नथिंग बट मोदी वॉर. वाई मोदी वॉर? बिकॉज व्हाट यूएस इज सेइंग इज कि भाई रशिया यूक्रेन को मार रहा है ऑल्दो, है ना. अब ये मारने के लिए रशिया के पास, रशिया शुड हैव टेक्नोलॉजी, रशिया शुड हैव वेपन्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रशिया शुड हैव फंड्स.
Now US is saying Russia is getting these funds by selling cheap oil to India, and this oil is being bought by Mr. Modi himself. So they are saying this war is nothing but Modi war, because India is financing Russia by buying oil from Russia. Although इस फेज में चाइना ने इंडिया से ज़्यादा ऑयल खरीदा है रशिया से, बट यूएस इज समहाउ टारगेटिंग इंडिया राइट नाउ. चलो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, डोनेट्स्क लुहांस्क को याद रखेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाई रशिया एंड यूक्रेन वॉर इज हैपनिंग. चलो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. सो वेलकम टू वाटर डे ऑफ 29th of August 2025. Coming on to the next news, India set to become world's second largest economy in PPP terms by 2038. इस चीज़ को समझो, लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है. इसकी बात हो रही है कि इंडिया भाई 2038 तक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा पीपीपी टर्म्स में. मतलब इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन पीपीपी टर्म्स बाय 2038. ये तो लिखा है, चीज़ को समझते हैं. अब लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन होगा? इकोनॉमी किसकी बड़ी होती है? जो ज़्यादा ट्रेड करता है. इसी चीज़ को मान लो, जिस कंट्री का मतलब जीडीपी जितना ज़्यादा होगा उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी बड़ी होगी. पर कैपिटल इनकम भूल जाओ, मतलब कंट्री एज अ होल ज़्यादा कमा रहा होगा. अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी है यूएस की, लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस, देन कम्स चाइना, देन कम्स जर्मनी, एंड देन कम्स इंडिया. उसके बाद आता है जापान. तो इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. बट ये सारी चीज़ें हैं नॉमिनल जीडीपी. अब व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी? अब एक चीज़ को समझने की कोशिश करो. लेट्स से आई वांट टू बाय एंड हैव अ एप्पल इन इंडिया. आई वांट टू बाय एंड हैव अ एप्पल इन इंडिया. तो अगर मैं फ्रूट सेलर को बोलूँगा मुझे एक एप्पल दे, तो शायद वो मुझे एक एप्पल 25 या 20 रुपये में दे देगा, आराम से दे देगा, है ना. अब यही एप्पल मैं अगर यूएस में खाना चाहता हूँ तो मुझे शायद वो एप्पल $2 का पड़ जाए. और मान के चलते हैं डॉलर इज समवेयर अराउंड 87, बट हम मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए 90 रुपीज़ का डॉलर है. तो ये एप्पल मुझे यूएस में ₹180 का पड़ गया. मैंने आईफोन लेने का सोचा कि आई बाय आईफोन 16. लेट्स से अगर मेरे को वो मॉडल इंडिया में 1 लाख का पड़ रहा है, यूएस में हो सकता है वो मुझको कुछ लेट्स से $900 का पड़ जाए. तो चीपर पड़ गया ना वहाँ पे आईफोन. एप्पल यहाँ पे चीपर पड़ गया. बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ में जो लेवल ऑफ लिविंग होगा, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेट्स से योर ईज ऑफ लिविंग विल बी डिफरेंट. हो सकता है यूके में आपको मेड लगाने के $500 देने पड़ जाए, विच इज़ रफली, बट तो वहाँ पे पाउंड होगा, बट मान के चलो 50,000 रुपये. इंडिया में वही मेड आपको 10 या 12,000 में मिल जाए. तो दोनों जगहों पे करेंसीज को और दोनों इकोनॉमीज़ को ऐसे कंपेयर करना है वुड बी अनजस्ट कि भाई इंडिया इतना कमाता है और चाइना इतना कमाता है. हो सकता है इंडिया में प्रोडक्ट चीप होते हो क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है. लेबर यूएस में महंगा है, जर्मनी में महंगा है, चाइना में ऑल्सो कंपैरेटिवली लेबर इज़ वेरी चीप. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जीडीपी को देखते हैं पीपीपी टर्म्स में. अब पीपीपी टर्म्स में हम करते क्या है, कंट्रीज़ को एक बॉक्स में रखेंगे. वी विल हैव चाइना हेयर, वी विल हैव जर्मनी हेयर, वी विल हैव यूएस हेयर, वी विल हैव इंडिया हेयर, वी विल हैव जापान हेयर. अब हम इन सबसे बोलेंगे, कुछ कॉमन गुड्स उठाएंगे और बोलेंगे चाइना में बताओ उसका रेट क्या है. लेट्स से सम लैपटॉप, उसी लैपटॉप का जर्मनी में रेट क्या है, इंडिया में रेट क्या है, यूएस में रेट क्या है, जापान में रेट क्या है. एप्पल का रेट चाइना में क्या है, यूएस में क्या है, जापान में क्या है, इंडिया में क्या है, जर्मनी में क्या है. लेट्स से एजुकेशन, चाइना में 5th क्लास की एजुकेशन कितने में पड़ती है, यूएस में कितने में पड़ती है, इधर कितने की पड़ेगी, जर्मनी में, इंडिया में, जापान में. हम कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज को उठा के कंपेयर करते हैं, उस जीडीपी को बोलते हैं जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स. तो इन पीपीपी टर्म्स इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2038. क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट चीप होते हैं, है ना. तो इंडिया में इकोनॉमी, इंडिया की पीपीपी टर्म्स में इकोनॉमी हमेशा ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं. बात समझो, यूएस ने इधर ही ये पेन भेजा, है ना. अब यूएस में हो सकता है ये पेन का प्रोडक्शन वुड बी रुपीज़ लेट्स से $1, 90 रुपये का पड़ा. इंडिया में यही पेन हमने 30 रुपये का बना दिया. तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कंपनीज इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगी, भले को यूएस की कंपनी हो. तो इंडिया में वो 4 पेन बनेंगे. तो इंडिया पीपीपी टर्म्स में इकोनॉमी ज़्यादा आएगी क्योंकि इंडिया ने अब 120 रुपये के पेन बनाए क्योंकि इंडिया वॉज एबल टू मेक 4 पेन इन अ डे. यूएस में लेबर महंगा होने की वजह से वॉज एबल टू मेक ओनली 1 पेन. ऑल्दो द प्राइस वॉज 100, बट इंडिया में प्राइस 30 ही रुपये, पर इंडिया में 4 बन रहा है. याद रखो, जीडीपी का मतलब होता है कितने, द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक इंडिया में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, भले को फॉरेनर्स ने किए हो या इंडियंस ने किए हो, बस इंडियन टेरिटरी में होने चाहिए। अगर गूगल भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। तो जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स में इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी। चलो, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। एक्सरसाइज एक सेकेंड। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। नाउ व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंड, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, है ना, तो यूएस एंड ब्रिटेन बोथ हैड प्रॉमिस्ड इजराइल। थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं इसको। जब वर्ल्ड वॉर 1 होगी, तो उस टाइम पे ब्रिटिश विल आस्क द ज्यू कम्युनिटीज, ज्यूज को बोलेंगे ब्रिटिशर्स कि प्लीज हेल्प अस बाय फाइनेंसिंग अस, एंड दिस इज इन 1914 टू 1919। और इसमें इस वॉर में एक साइड पे ब्रिटेन था और एक साइड पे टर्की था। ऑल दो और भी लोग थे, और टर्की में बैठता था कौन? कैलिफेट, तो खलीफा बोलते हैं, जो रिलीजियस गुरु होते हैं इस्लाम के। ऑल दो ये पोस्ट खत्म कर दी गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी थी। तो अब ये जो वॉर होगा, तो अब यहाँ पे मुस्लिम, ये लेट्स से दिस इज द वर्ल्ड, इधर इधर वाले एरिया में जाके देखोगे ना, इधर वाले एरिया में, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज लाइक जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, तो मल्टीपल कंट्रीज, ऑल ऑफ दीज आर मुस्लिम कंट्रीज। अब ज्यूज मानते थे कि हमारी यहाँ पे होली लैंड है, हमें यहाँ पे आना है। ज्यूज में एक मूवमेंट चला विच वाज कॉल्ड एज जियोनिज्म, विच सेड कि ज्यूज वांटेड देयर होमलैंड। तो ज्यूज ने बोला ब्रिटिशर्स विल सपोर्ट यू, विल फाइनेंस द वॉर, प्रॉमिस अस सम लैंड हियर। तो ब्रिटिशर्स जीतते हैं और ब्रिटिशर्स यहाँ पे ज्यूज को कुछ लैंड दे देते हैं। अब इवेंचुअली दुनिया भर के ज्यूज यहाँ पे आके सेटल होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ज्यू कम्युनिटी को क्रिश्चियंस भी हेट करते थे। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एडोल्फ हिटलर। तो दुनिया भर के ज्यूज यहाँ पे आना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे ये जो छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जहाँ पे ज्यूज को सेटल किया गया था, वो जगह थी पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन मेजॉरली इस्लामिक था। अब लेट्स से ये था पैलेस्टाइन, है ना। अब मान लो मैं ब्रिटिशर हूँ, मैंने ज्यूज को बोला कि यहाँ पे रह लो, थोड़ा सा यहाँ पे रह लो। ज्यूज रहने लगे। अब दुनिया भर के ज्यूज आने लगे। अब ज्यूज यहाँ भी रहने लगे, ज्यूज यहाँ भी रहने लगे, ज्यूज यहाँ भी रहने लगे, और ज्यूज ने धीरे धीरे करके अपनी टेक्नोलॉजी और पैसे के दम पे इसी पैलेस्टाइन में से इसराइल निकाल दिया। और 1948 में यूएस ने और यूएन दोनों ने इसराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया कि इसराइल एक कंट्री है। इसीलिए पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं कि भाई इसराइल तो कुछ था ही नहीं, तुमने तो हमारी ज़मीन ले ली, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा। चलो, विल नॉट गेट इनटू द वॉर। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, अब यहाँ पे इसराइल आ गया 1948 में। अब ये सारे मुस्लिम कंट्रीज परेशान है कि भाई इसराइल ये क्या किया। तो दे केप्ट ऑन अटैकिंग इसराइल अंटिल 1967। 67 तक वो थोड़ा थोड़ा अटैक करते थे, एंड इसराइल वाज एबल टू रिटेलिएट। इसराइल बराबर लड़के निकाल देता था। ऑल्दो इसराइल को भी लॉसेस होते थे, इनको भी होते थे, बट दीज सिक्स, यहाँ पे 6 कंट्रीज थे। इन 6 कंट्रीज को लगा कि हम इसराइल को हरा देंगे, एंड नाउ इसराइल वाज अ ज्यू कंट्री। तो इसको इन्होंने रिलीजियस वॉर दिखाया, और ये 6 कंट्रीज इकट्ठे लड़ने आ गए इसराइल से। और उस दिन का नाम था योम किपुर। जैसे हिंदूज में दिवाली होता है, वैसे ज्यूज के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है योम किपुर। योम किपुर की रात को ये 6 कंट्रीज अटैक करते हैं इसराइल पे, और इसराइल यहाँ पे, लेट्स से इसराइल यहाँ पे है, और 6 तरफ से अटैक होता है। अब इसराइल वॉर को बहुत अच्छे से लड़ता है डिस्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस, बिकॉज देयर वाज अ ट्रू लीडर इन इसराइल, एंड इसराइल समहाउ मैनेजेस टू विन द वॉर। और ये वॉर चलता है 6 दिन तक। दैट इज वाई दिस वॉर इज कॉल्ड एज द 6 डे वॉर, अ वेरी फेमस वॉर। इस पर बहुत सारे गाने भी हैं। तो 6 डे वॉर होता है, इसराइल इवेंचुअली विंस। अब यहाँ पे इन 6 कंट्रीज को समझने आने लगता है कि भाई इसराइल अब यहाँ पे जल्दी जाएगा नहीं। और इसी चीज़ को रिकग्नाइज करने वाला पहला कंट्री बनता है इजिप्ट, विच वॉज ऑल्सो अ मुस्लिम कंट्री, राइट। अब इजिप्ट मानेगा कि हाँ भाई, आई एम एक्सेप्टिंग कि इसराइल जैसा कोई कंट्री है। अभी तक तो ये मान ही नहीं रहे थे। और इसी चीज़ का एक्सेप्टेंस जो होगा, वो यूएस की देखरेख में होगा, यूएस प्रेसिडेंट की देखरेख में होगा। एंड दैट टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। ही इज़ वेरी फेमस, जिमी कार्टर। ही वॉज द पोटस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बैक देन। और ये सब हो रहा है 1978 में।
और जो बातें होंगी, जो दोनों के बीच में टॉक्स होंगे, जो अग्रीमेंट होंगे, वेयर इजिप्ट विल रिकॉग्नाइज इजराइल, इजराइल विल गिव अवे सम लैंड ऑफ इजिप्ट, क्योंकि क्या जब वॉर हुआ ना तो इजराइल ने इन सबकी ज़मीन हड़प ली थोड़ी थोड़ी और लौटाने से मना कर दिया। तो इन्होंने अपना कुछ हिस्सा वापस मांगा, उसके बदले इनको रिकॉग्निशन दी। इसी को बोलते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड। मतलब कैंप डेविड अकॉर्ड होगा इन दोनों कंट्रीज के बीच में। अब जब से ये एक ट्रिनिटी बनी, बिकॉज यूएस ऑलवेज फेवर्स इसराइल, इसराइल को बहुत मानता है यूएस, तो इसराइल को उसने एक तरीके से अडॉप्ट कर रखा है। इसराइल के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यूएस ऑलवेज स्टैंड्स, चाहे आगे कोई भी कंट्री खड़ी हो। अब जो भी होगा इनके बीच में कुछ पैक्ट होगा, फिर उस पर कभी बात करते हैं। चलो, तो अभी फिर होता क्या है, जब से ये कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ है तब से इजिप्ट और यूएस, देखो इसराइल से पैक्ट किया है पर आता कौन है साथ में एक्सरसाइज करने, यूएस। तब से यूएस और इजिप्ट एवरी ईयर दे परफॉर्म एन एक्सरसाइज, जहाँ पे ये अपने आर्म्ड फोर्सेस को कोऑर्डिनेट कराते हैं, अपने वेपन्स को टेस्ट करते हैं, वॉर जैसी सिचुएशंस में वो कैसे फाइट करेंगे उसको टेस्ट करते हैं। एंड दैट एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज राइट यार। अब ये एक्सरसाइज इतनी पुरानी है, 1978 से हो रही है, तो इसमें इवेंचुअली धीरे धीरे कंट्रीज ऐड होते गए एंड इंडिया ऑल्सो गॉट एडेड इनटू इट। इंडिया गॉट एडेड इनटू इट। करंटली इट हैज़ 34 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग। तो 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इंडिया ने कल इसमें पार्टिसिपेट किया। दैट इज़ वाई यू फाइंड दिस इन टुडेज न्यूज़ पर। चलो, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिए, उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, बहुत ईजी लगेगा सब कुछ। वन मोर थिंग, चलो हम देखते हैं हमने कौन कौन सी कंट्रीज बोले। ब्रिटेन, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन और यूके के कंसेप्ट में कभी बात करेंगे। मान के चलते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की कैपिटल इज लंदन। फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल इज पेरिस। यूएसएसआर मतलब अब रशिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। जापान की कैपिटल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? वेरी फेमस, क्योटो, नो, टोक्यो। तो हाँ, टोक्यो, वेरी गुड सिटी, तो टोक्यो। देन जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। इटली की कैपिटल है आपकी योर इटली कैपिटल इज रोम। चलो, चाइना का कैपिटल हमें पता है बीजिंग है। इंडियाज कैपिटल वी नो इट्स न्यू दिल्ली। रशिया हमें पता है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। लुहांस और डोनेट्स के लोकेशंस हैं। और बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, वी नो दिस। एंड व्हाट मोर, चलो यहाँ पे देखते हैं। इंडिया, इंडिया हमें पता है, यूएस का हमें पता है, चाइना जर्मनी वी नो, इंडिया जापान वी नो। ओके ओके, वी नो दिस, ये भी हमें पता है, यहाँ पे भी हमने कवर कर रखा है। चलो, नाउ कमिंग ऑन टू दिस स्लाइड, यहाँ पे हमने बात की सबसे पहले इसराइल की। इसराइल की बात करते हैं, है ना। टर्की का कैपिटल क्या है? इस्तांबुल। तो टर्की कैपिटल इज इस्तांबुल। इस्तांबुल is also called as the sick man of Europe. Istanbul is the only country in the world which comes under two continents. One is your Europe, other is your Asia, है ना। रशिया इज द ओनली कंट्री, इट इज़ द ओनली सिटी। फिर ब्रिटेन का हो गया। इसमें आते हैं, सीरिया वीरिया छोड़ो, नॉट इंपॉर्टेंट। इजिप्ट का याद रखो, इजिप्ट का रिमेंबर इट्स कायरो, इट्स। सीरिया का भी याद रख सकते हो, डमास्कस, बट इट्स फिर कितने की याद रखोगे, डमास्कस। चलो, तो आई होप यू, अच्छा हाँ ये कायरो हो गया। चलो, आई होप यू हैड यू लाइक दिस सेशन। I hope you like this session and I'll probably see you tomorrow now. If you liking this, if you watching this और आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो, तो please make sure that you are sharing it with your friends and family so that they can also benefit from this session. And also let me know through your comment sections if you want any sort of improvements into it. For now, thank you so much. I'll probably see you on Monday now. Chalo, thank you.